नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उठते सवालों की। कि अब इस देश में वोटर सरकार को नहीं चुनेंगे, सरकार वोटर को चुना करेगी। पीएम मोदी पर मल्लिकार्जुन खड़गे के हमले की देखेंगे। एमके स्टालिन ने कैसे बीजेपी के मंसूबों पर फेरा पानी। सीबीएसई रिजल्ट विवाद में राहुल ने बीजेपी पर बोला क्या हमला। CBSE students right now and their parents are anxious. They've been traumatized and the Prime Minister of India has nothing to say. जानेंगे सीएम हेमंता की कैसे बढ़ी मुश्किलें। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर एक्शन लेने की तैयारी में सरकार। संसद सत्र में जारी रह सकती है महाभियोग प्रक्रिया। जस्टिस वर्मा को पद से हटाने के लिए मॉनसून सत्र में हो सकती है चर्चा। असम में समान नागरिकता संहिता विधेयक पास। विपक्ष ने की थी चयन समिति के पास भेजने की मांग। उत्तराखंड गुजरात के बाद ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बना असम। क्लास 9th में 3 भाषाओं के अनिवार्य प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र सरकार और सीबीएसई को भेजा नोटिस, मांगा जवाब। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा। सीबीआई ने 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। लातूर के डॉक्टर मनोज शिरूरे और पुणे के फिजिक्स शिक्षक तेजस शाह को लिया हिरासत में। और लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 141 अंकों की गिरावट के साथ 75,867 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 6 अंकों की गिरावट के साथ 23,907 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। लेकिन जिस राहत की उम्मीद लिए याचिकाकर्ता सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे थे, कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें निराशा मिली और अब इस फैसले को भी चुनौती देने की तैयारी शुरू हो गई है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि ये प्रक्रिया अवैध नहीं है और इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए चुनाव आयोग ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया है। अपने फैसले में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि एसआईआर कानूनी रूप से मान्य और सही है। ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और उसके नियमों की जगह नहीं लेता है, बल्कि ये धारा 21(3) द्वारा निर्धारित सटीक कानूनी सीमाओं के भीतर अनुच्छेद 324 के तहत दिए गए संवैधानिक आदेश में नई जान डालता है। चुनाव आयोग ने एसआईआर कराकर अपने अधिकारों से बाहर जाकर काम नहीं किया है। सिर्फ इसलिए इसे गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये सामान्य प्रक्रिया से अलग था। वहीं नागरिकता जांचने के सवाल पर कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने के लिए नागरिकता की जांच कर सकता है, लेकिन ये फैसला सिर्फ चुनावी उद्देश्यों तक सीमित रहेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को पूरी क्लीन चिट दे दी है। लेकिन उसके इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। याचिकाकर्ताओं में तो निराशा है ही, साथ ही तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने साफ कहा है कि न्यायपालिका के लिए ये एक काला दिन है। राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने तो सुप्रीम कोर्ट के बहिष्कार तक की बात कह दी है। उन्होंने कहा, खबर ये नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आज चुनाव आयोग के एसआईआर को संवैधानिक बता दिया है। असली खबर ये है कि अब इस देश में भाजपा तय करेगी कि कौन वोट कर सकता है और कौन नहीं। खबर यह है कि इस देश के संविधान को बचाने का जो शायद अंतिम स्तंभ था, उसके कुछ हिस्से आज टूट कर गिर गए। मामले का फैसला बहुत पहले ही हो चुका था। हम तो बस लिखित आदेश और उसके बारीक अक्षरों का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सवाल किया कि जहां चुनावों का बहिष्कार करना आत्मघाती हो सकता है, क्या कार्यपालिका से जुड़ी लड़ाइयों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बहिष्कार करना एक संभावित कदम हो सकता है? क्या ऐसा घोषित करना अदालत की अवमानना होगा? कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि एसआईआर के माध्यम से जिन लोगों के वोटों को काटा गया, जो फॉर्म 7 का दुरुपयोग हुआ है, कि आपने वोट काट दिए, अपील सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इनकी अपील डिसाइड कीजिए, वो अपील डिसाइड नहीं हुई और चुनाव हो गया। और इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मताधिकार से जो वंचित रहे, अगर उनका मताधिकार वापस बहाल हो जाता है
तो क्या वो चुनाव वैलिड रहेगा? तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सवालों के घेरे में आ गया है। खबर तो यह भी आ रही है कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के सामने चुनौती देने की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि यह फैसला 2 जजों की बेंच ने दिया है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि एसआईआर को लेकर जारी विवाद कहां जाकर थमता है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विवाद गहराता जा रहा है, तो वहीं पीएम मोदी की जनता से अपील वाला मामला भी थमता नजर नहीं आ रहा। दरअसल पीएम मोदी ने हाल ही में देश की जनता से 1 साल तक सोना न खरीदने, विदेश यात्रा न करने और कम तेल का इस्तेमाल करने की अपील की थी, जिस पर जमकर बवाल हुआ था। और अब उन्होंने एक बार फिर से जनता से अपील की है, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें करारा जवाब दिया है। देखिए रिपोर्ट। देश का बड़ा हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में है, जिससे काफी लोग परेशान हैं। और इस बीच बिजली संकट, पानी की कमी जैसी समस्याओं से जनता की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इस बीच पीएम मोदी ने देश की जनता से गर्मी से बचने की अपील की है, जिस पर अब विपक्ष ने उन्हें घेर लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी की बोलती बंद करने का काम किया है। दरअसल पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर जनता से खुद का ख्याल रखने की अपील की थी। उन्होंने पोस्ट किया था कि देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही दैनिक जीवन में गर्मी से होने वाली कठिनाइयां भी बढ़ रही हैं। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि जितनी अधिक सावधानी बरत सकें जरूर बरतें और खुद को हाइड्रेट रखें। घर से बाहर निकलते समय पानी साथ रखें। ऐसे मौसम में आपकी संवेदनशीलता भी बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। अगर संभव हो तो किसी प्यासे व्यक्ति को 1 गिलास पानी जरूर दें। मैं ऐसे लोगों की सराहना भी करूंगा जो अपने घरों और दुकानों के बाहर मटके में जल रखते हैं ताकि कोई भी उनसे पानी पी सके। वहीं अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर मोदी सरकार को फटकार लगा दी है। करारा जवाब देते हुए खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया कि गर्मी तो हम झेल लेंगे, पर भाजपा प्रायोजित महंगाई की आग से आम जनता के पसीने छूट रहे हैं। अपनी सरकार की लूट पर भी कुछ बोलिए मोदी जी। जैसा आप जानते हैं कि देश में दूध, ब्रेड के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम तो लगभग हर दूसरे दिन बढ़ रहे हैं। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया का स्तर भी गिरता जा रहा है। लेकिन पीएम मोदी इन सब मुद्दों पर एक बयान तक नहीं दे रहे और गर्मी से बचने की अपील कर रहे हैं। वहीं अब खड़गे के इस बयान से मोदी घिर गए हैं। पीएम मोदी की जनता से अपील अब उन पर ही भारी पड़ गई है। तो इधर केरलम के पूर्व सीएम पिनराई विजयन के घर पर पड़े ईडी के छापे को लेकर सियासत गर्मा गई है। सीपीआईएम ने तो सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। डीएमके से लेकर कांग्रेस तक सभी ने इस छापेमारी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। एमके स्टालिन ने भी इसकी कड़ी निंदा की है, जिसके बाद मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। देखिए रिपोर्ट। केरल के पूर्व सीएम पिनराई विजयन ईडी के निशाने पर आ गए हैं। उनसे जुड़े 12 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छापेमारी की। उनके तिरुवनंतपुरम के किराए के घर और कन्नूर स्थित आवास को भी रेड किया गया, जिसके बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। ये कार्रवाई सीएमआरएल मंथली पेमेंट मामले में की गई। इससे पहले केरल हाईकोर्ट ने ईडी को जांच जारी रखने की इजाजत दी थी, लेकिन जिस तरह पिनराई विजयन के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी की ये सक्रियता सामने आई है, उसे लेकर सियासी दलों का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने इस कार्रवाई के पीछे बीजेपी का हाथ होने के आरोप लगाए हैं। सीपीआईएम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विजयन के घर के बाहर इकट्ठे होकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी का झंडा हाथ में लेकर इनकलाब जिंदाबाद, सीपीआईएम जिंदाबाद के नारे भी लगाए। खबर ये भी आ रही है कि विजयन के समर्थकों ने रेड डालने पहुंची ईडी की टीम पर हमला किया है। उन पर लाठी पत्थर बरसाए, गाड़ियां तोड़ दी, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। गुस्साई भीड़ को काबू करने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती भी देखी गई। सीपीआईएम महासचिव एमए बेबी का कहना है कि ये बीजेपी सरकार की तरफ से विपक्ष के एक शीर्ष नेता पर किया गया सुनियोजित हमला है। वहीं केरल के गृह और सतर्कता मंत्री रमेश चेन्नीथला ने बताया कि केरल सरकार या गृह मंत्रालय के पास इस रेड के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यानी ईडी की कार्रवाई ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली प्रतिक्रिया आई तमिलनाडु के पूर्व सीएम एमके स्टालिन की तरफ से। उन्होंने इस पर लिखा कि केरल के पूर्व मुख्यमंत्री कॉमरेड पिनराई विजयन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी की हम कड़ी निंदा करते हैं। इस तरह की कार्रवाइयां एक बार फिर इस बढ़ती प्रवृत्ति को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करती हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं के खिलाफ एक हथियार के तौर पर किया जा रहा है। दरअसल तमिलनाडु में हालिया सत्ता परिवर्तन के बाद डीएमके को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में अब बीजेपी डीएमके को अपने पाले में करने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन जिस तरह स्टालिन ने इस घटना को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है, उसके बाद उसके मंसूबों पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे एक बात तो साफ हो गई है कि डीएमके का बीजेपी से हाथ मिलाने का कोई इरादा नहीं है।
केरलम के पूर्व सीएम पिनराई विजयन के घर ईडी की छापेमारी ने सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है, तो दूसरी तरफ डगमगाती हुई शिक्षा व्यवस्था ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सीबीएसई की बड़ी चूक सामने आने के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। इस बीच छात्रों को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का साथ मिल गया है, तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सीबीएसई 12वीं के नतीजे आते ही एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस साल पहली बार लागू किए गए OSM यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम पर छात्रों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। शायद इसी डिजिटल चेकिंग का असर है कि इस बार कुल पास प्रतिशत गिरकर 85.20 पर आ गया, जो पिछले वर्षों से काफी कम है। छात्रों का आरोप है कि उन्हें ब्लर स्कैन कॉपियां, गायब पेज, अनचेक आंसर और गलत स्टेप मार्किंग मिली है। हद तो तब हो गई जब वेदांत श्रीवास्तव और हर्षिता जैसे छात्रों को किसी दूसरे की आंसर शीट ही अपलोड करके दे दी गई। वेदांत ने जब अपनी हैंडराइटिंग मिलाकर सोशल मीडिया पर सबूत दिखाए, तब जाकर बोर्ड ने अपनी गलती मानी। अब छात्रों के इस असंतोष पर देश की सियासत पूरी तरह भड़क उठी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा, सीबीएसई परीक्षा परिणाम में भयंकर हेरफेर हो गई, जिससे देश के लाखों बच्चे और उनके माता पिता सदमे में हैं। और मोदी जी हमेशा की तरह न जवाब, न जिम्मेदारी, न शर्म। राहुल गांधी ने डिजिटल मूल्यांकन का ठेका पाने वाली कंपनी कोएम्प्ट को लेकर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह कंपनी पहले ग्लोब अरीना के नाम से 2019 में तेलंगाना में भी ऐसा ही कारनामा कर चुकी है। पुराना इतिहास पता होने के बाद भी 18.5 लाख बच्चों का भविष्य इसके हवाले कर दिया गया। राहुल गांधी ने सरकार से तीखे सवाल दागे। राहुल गांधी ने पूछा, कोएम्प्ट को किसके कहने पर और कौन से नियम दरकिनार करके यह ठेका दिया गया? विवादित रिकॉर्ड के बावजूद कंपनी का बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं हुआ? कंपनी प्रबंधन और मोदी सरकार के बीच आखिर क्या संबंध है? And the Prime Minister of India has nothing to say. An independent judicial probe and an SIT are required to find out the real culprits behind this crime. We stand with the students and we are to help and protect you in any way we can. Thank you. राहुल गांधी ने मांग की है कि इस पूरे मामले के दोषियों को सामने लाने के लिए तुरंत स्वतंत्र न्यायिक जांच और SIT का गठन किया जाए। उन्होंने जेनजी छात्रों को भरोसा दिया है कि उनकी मेहनत चोरी नहीं होने दी जाएगी। फिलहाल इस तकनीकी लापरवाही और सियासी घमासान ने लाखों बच्चों के भविष्य को अधर में लटका दिया है। अब इस मामले में छात्रों को न्याय मिलता है या नहीं, ये देखना होगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने छात्रों की आवाज को बुलंद किया है, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है। तो इधर असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कई बार उन पर कथित तौर पर हेट स्पीच के आरोप लग चुके हैं और अब इस मामले में कोर्ट की एंट्री हो गई है। कोर्ट ने हेमंता के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। तो क्या कुछ कहा कोर्ट ने, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। असम विधानसभा सत्र के दौरान सियासी घमासान अब खुली जुबानी जंग में बदलता नजर आ रहा है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि विधानसभा के अंदर उनकी आवाज दबाई जा रही है और अब रायजोर दल के अध्यक्ष अखिल गोगोई ने सीधे विधानसभा स्पीकर रंजीत कुमार दास और मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। अखिल गोगोई ने कहा कि असम विधानसभा में विपक्ष का अपमान किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि स्पीकर का रवैया पक्षपातपूर्ण था और मुख्यमंत्री ने भी विपक्ष के लिए बेहद अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। गोगोई ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री खुद अहंकार छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन विधानसभा में दिया गया उनका बयान सबसे ज्यादा अहंकारी था। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री की तरफ से कथित तौर पर कहा गया कि हमारे पास 102 सीटें हैं, आप लोग विधानसभा छोड़कर चले जाइए, हम खुद ही सदन चला लेंगे। इसी बयान को लेकर विपक्ष भड़क उठा है और इसे लोकतंत्र तथा विपक्ष की भूमिका का अपमान बताया जा रहा है। वहीं इस पूरे विवाद के बीच महिला आरक्षण का मुद्दा भी गर्मा गया है। अखिल गोगोई ने साफ कहा कि उनकी पार्टी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की मांग करती है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब असम और पूरे देश में महिला और पुरुष मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर है, तो महिलाओं को सिर्फ 33% आरक्षण देना न्याय संगत नहीं है। गोगोई ने यह भी कहा कि महिला आरक्षण परिसीमन की बात लागू करने की बात स्वीकार नहीं की जा सकती, बल्कि इसे तुरंत प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। उनके इस बयान के बाद असम की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। अब विपक्ष सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का आरोप लगा रही है। सीएम हेमंता की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं, तो गुजरात में भी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने बीजेपी को उसी की रणनीति में मात दे दी है। पंचायत चुनाव में बीजेपी को उसी के गढ़ में करारी हार का सामना करना पड़ा है। तो कैसे कांग्रेस ने बीजेपी को दी मात और क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ी कामयाबी मिली है। राज्य में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने बड़ा खेल कर दिया है। कांग्रेस ने आनंद जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर अपना कब्जा जमा लिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय निकाय चुनावों में कुल 40 सीटों में से 33 पर बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 7 सीटें ही जीत पाई थी। लेकिन जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस ने दांव पलट दिया।
स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद भी पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं बना पाई। वहीं कांग्रेस ने आणंद में ये जीत निर्विरोध हासिल की है। दरअसल जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में बीजेपी ने मयूरी बहन पटेल को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई थी क्योंकि मयूरी पटेल मूल रूप से महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने मजबूती से कानूनी दांवपेच रखी। आखिर में मयूरी पटेल का नामांकन रद्द हो गया। इसके बाद कांग्रेस की जिला पंचायत सदस्य गौरीबेन तड़वी को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। साफ है कि कांग्रेस को जीत मिली। ऐसे में कांग्रेस ने 40 सीटों में सिर्फ 7 सीटें होने के बाद भी अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाकर बीजेपी को बड़ा झटका दिया है, जिसके बाद से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा की हर तरफ चर्चा हो रही है। उनकी रणनीति की तारीफ हो रही है। कांग्रेस की इस जीत को विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसका असर आगामी विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिल सकता है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि ये तो कांग्रेस के लिए अभी बस शुरुआत है, क्योंकि कांग्रेस लगातार गुजरात में पैर जमाने की कोशिश कर रही है और अब कांग्रेस अपने इस मिशन में कामयाब होती हुई दिखाई भी दे रही है। गुजरात में स्थानीय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है, तो कर्नाटक में भी पार्टी बड़ा दांव चलने की तैयारी में है। दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के साथ बैठक के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कैबिनेट की ब्रेकफास्ट मीटिंग बुला ली है, तो साथ ही गवर्नर से मिलने का वक्त भी मांग लिया है, जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गरमाया हुआ है। इसे कांग्रेस की 2029 लोकसभा चुनाव को लेकर दूरगामी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में हलचल अपने चरम पर है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपनी पूरी कैबिनेट को ब्रेकफास्ट मीटिंग के लिए बुलाया है। दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के तुरंत बाद बुलाई गई इस बैठक ने राजनीतिक चर्चाओं के बाजार को गर्म कर दिया है। कयास है कि सिद्धारमैया सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इसके लिए उन्होंने राज्यपाल थावर चंद गहलोत से मिलने का वक्त भी मांगा है। यानी कांग्रेस कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि इसके पीछे कांग्रेस की दूरगामी रणनीति हो सकती है। दरअसल हालिया 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी दक्षिण में पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। ऐसे में अब उसका फोकस 2029 के लोकसभा चुनाव पर है। इसके लिए अभी उसने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस दक्षिण में अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए सिद्धारमैया को राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय करना चाहती है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी को दक्षिण में एक मजबूत ओबीसी चेहरे की तलाश है और सिद्धारमैया उस भूमिका में एकदम फिट बैठ सकते हैं। ऐसे में उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है या पार्टी महासचिव जैसी कोई बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। ये कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में ओबीसी वर्ग को साधने के लिए एक बड़ा दांव साबित हो सकता है। और इधर कर्नाटक की सत्ता डीके शिव कुमार संभाल सकते हैं। यानी कांग्रेस बिग पिक्चर को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले वक्त में पार्टी को इसका बड़ा फायदा मिलना तय माना जा रहा है। हालांकि फिलहाल मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार या कांग्रेस आलाकमान की तरफ से सरकार में किसी भी तरह के बड़े बदलाव को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि कर्नाटक की राजनीति में बड़ा बदलाव होगा या नहीं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज वही बात कही है जो बीजेपी और मोदी सरकार लगातार कह रहे हैं। उनका कहना है कि जितने भी आरोप लग रहे हैं वो सब गलत हैं और एसआईआर में कोई भी खामी नहीं है। यही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने शब्दों में कही है कि उसमें कोई सुनवाई की ज़रूरत भी नहीं है। इसको आप कह सकते हैं। हर तरफ एक ही तरह के सुर आ रहे हैं, हर कोई एक ही बात बोल रहा है, सरकार की बात बोले जा रहा है। इसके लिए कह सकते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।